नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज़ रूम लाइव में। अर्पिता जी, राजीव, हमारे तीनों साथी अभी तक की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराएंगे। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव कल आज बोले। राहुल गांधी कल बोल चुके, अखिलेश यादव आज बोले, और अखिलेश यादव ने अपने बयानों के तीर कैसे चलाए वो भी हम आपको आगे सुनाने वाले हैं। राजीव, थैंक यू सो मच अर्पिता एंड सईद जी। आज संसद में कल राहुल गांधी बोले थे, तो आज उत्तर प्रदेश से जो दूसरे सांसद पहुंचे हैं संसद में, अखिलेश यादव बोले और जमकर बोले। उन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर आज सरकार को घेरे हैं। ईवीएम से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मसला हो, महिलाओं का मसला हो, अग्निवीर का मसला हो, सारे विषयों पर अखिलेश यादव ने जमकर केंद्र सरकार को घेरा है। कल राहुल गांधी ने संसद में कई विषयों को उठाया। उनको एक्सपर्ट किए जाने पर भले ही बवाल देखने को मिला, लेकिन जब आज अखिलेश यादव ने अग्निवीर के विषयों को उठाते हुए उनकी चिंताओं को सामने रखा, सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया। सत्ता में आए तो हम उसको खत्म कर दे, ये भी कहा। नीट तो खैर प्रमुख मसला था ही विपक्ष का, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उसको बुलंद किया। नीट पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही, कहा कि और यूपी में कई पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश के पेपर लीक का अखिलेश यादव ने जिक्र किया। पेपर लीक एक बड़ा मसला है और छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने कल ये कहा था, और बिल्कुल अखिलेश यादव ने उसी बात को एक तरीके से दोहराया भी कि युवाओं के सामने बड़ा संकट है इस समय। किसानों के विषय को उठाते हुए उन्होंने यही कहा कि किसानों को डराने के लिए वो कानून लेकर आए। हालांकि उन तीनों ही कानूनों को वापस ले लिया गया था, लेकिन उनका जिक्र किया कि मंडी आपने बनाई नहीं, एमएसपी आप एमएसपी देंगे क्या, आपने मंडी नहीं बनाई। तो यूपी के जो दो लड़के थे ये संसद में हमलावर दिखे। पहला दिन राहुल गांधी ने खूब बोला। ये आरक्षण का विषय एक बार फिर से उठा। ओबीसी, एससी, एसटीज के जो बात करने वाले, उन पर भी सीधा सीधा हमला बोला गया कि उनके आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने रखा, और आरक्षण के बिना उनको निराशा एक तरीके से हो रही कहा गया। कारोबारियों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कारोबारियों की जो चिंताएं हैं उनका भी कहा कि आरोपपतियों की लेकिन मदद की जा रही है। साथ ही साथ कहा, कल राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का जिक्र किया था, तो आज एक बार फिर से कारोबारियों पर अखिलेश यादव हमलावर दिखाई दिए। तो उन सारे विषयों को एक बार फिर से उठाया और बुलंद तरीके से उठाया जो कल राहुल गांधी ने उठाया था। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया।
आइए सीधे हम दिल्ली, हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जो कि संसद के बाहर मौजूद हैं और इस कार्यवाही पर, संसद के अभिभाषण पर चर्चा और ये पूरी दृष्टि बनाए हुई हैं। मौसमी, आप कैसे देखेंगी राहुल गांधी ने जिस तरह से घेरा है अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार को और एक के बाद एक कई मुद्दों पर निशाना साधा है, क्या समझें इससे? देखिए सईद, राहुल गांधी ने स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है और आपत्ति जताई है, क्योंकि कई बड़े हिस्से उनके भाषण से हटा दिए गए हैं और राहुल गांधी की आपत्ति है कि कुछ शब्दों को आप हटा सकते हैं, पर जिस तरह से बड़े बड़े पैराग्राफ्स हटा दिए गए हैं, ये उनके अधिकारों का हनन है। तो जाहिर तौर पे पूरा मसला जो है उसने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लगभग 7-8 कैबिनेट मंत्री हस्तक्षेप उनके भाषण पर उन्होंने किया, और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र किया और अवधेश प्रसाद के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने अयोध्या क्यों बीजेपी हारी उसकी व्याख्या की, उसको अखिलेश यादव माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव भी आगे ले गए। तो कुल मिला के एक तरीके से विपक्ष की ओर से एक साझा पिन पॉइंटेड अटैक देखा जा रहा है। कई बारी राहुल गांधी के भाषण में जब सरकार हस्तक्षेप कर रही थी तो सौगतो रॉय तृणमूल कांग्रेस के नेता हो या कल्याण बनर्जी उनके डिफेंस में आ रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे सरकार की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरह से क्या पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल आता है, जो तमाम आरोप लगाए हैं विपक्ष के नेताओं ने और खास तौर से एलओपी ने, राहुल गांधी ने, उस पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार करते हैं। उनका भाषण 4 बजे होगा। ठीक है मौसमी, और प्रधानमंत्री शाम 4 बजे क्या कहते हैं उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन इससे पहले किस तरह बयानों के तीर चले, किस तरीके के बयान आए, किसानों के मुद्दे पर कैसे घेरते नजर आए सरकार को, वो आपको दिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। चुनावी कैंपेन के दौरान तो जरूर ईवीएम के शोर सुनाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर संसद में आज अखिलेश यादव ने ईवीएम का जिक्र किया और ईवीएम को लेकर उन्होंने हल्ला बोला। उन्होंने कहा भले ही हम कितनी भी सीटें 80 में से 80 सीटें क्यों ना जीत लें, ईवीएम पर तो सवाल उठेंगे ही। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं, चाहे हम कितनी भी सीट जीत जाएं। उसके बावजूद उन्होंने अपना अविश्वास ईवीएम पर जताया, कहा कि 80 सीटें मैं जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो अब जबरदस्त इस मामले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एसपी सिंह बघेल इस पर क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। जिन लोगों का बूथ कैप्चर में विश्वास होता होगा या बहुत डंपिंग में होता होगा, वही ईवीएम से, जो ईवीएम का एक प्रोसीजर है उससे 100% नहीं हो सकता है। तो ये अच्छी बात नहीं है और
आज किसी ने बहुत अच्छे शेर वेर उनको लिखे, वो लखनऊ से रहते हैं, लेकिन लहजा होना चाहिए था। आज अच्छा नहीं लगा। धरती पुत्र के बेटे ने कागज पुत्र का आज रूप लिया है, तो किसी ने लिखा अच्छा है, लेकिन शेरों की जान मार दी। गालिब को खुद लिखना पड़ा था अपने लिए। अब राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू निशाना साधती नजर आ रही है। ललन सिंह, जेडीयू के सांसद ने ये बातें कही हैं और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा है, उनकी परिपक्वता पर प्रश्न उठाए हैं ललन सिंह ने, और ये कहा है कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, अभी परिपक्वता नहीं आई है। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं, लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण दे रहे, कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और कुछ भी जो बोलना है, आरोप लगाना है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए। तो राहुल के बैन हटाने पर राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि स्पीकर को पत्र भी लिख दिया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो कल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिव स्पीच दी अपने भाषण में। उन्होंने कई बार जो है जिक्र किया, उन्होंने बहुत चीजें ऐसे की जिन पर उनको बार बार टोका गया कि आप पोस्टर्स ना दिखाएं। वहां पर चित्र दिखा रहे थे, महादेव की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, अन्य धर्मों के प्रमुखों की वो जो है तस्वीर लेकर पहुंचे थे, और उनके भाषण के हिस्से को काटा गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाषण के हिस्से को हटाना ये संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है, और भाषण का हिस्सा हटाए जाने से मैं हैरत में हूं, मैं हैरान हूं। राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और जो उन्होंने कहा कि भाषण दिया है उन्होंने, उसके हिस्से को वापस लाया जाए, उनको वापस से सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। तो स्पीकर को राहुल की चिट्ठी है कि कार्रवाई से भाषण के हिस्से हटाए जाने पर वो हैरान हैं। ये बात वो अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाषण हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। ये बात भी राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ एक दो शब्द हटाए जा सकते थे, लेकिन पूरा पैराग्राफ हटाना ये कहीं से ठीक नहीं है। जो इससे हटाए गए हैं वो नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं। बाकायदा चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, जिसके ये अंश हम आपको बता रहे हैं। उसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु जो उन्होंने लिखे, हटाए गए हिस्से फिर से बहाल किए जाए, ये मांग राहुल गांधी ने उठा दी है कि जो हिस्से हटाए गए हैं उनको फिर से उसमें जोड़ा जाए। जनता की आवाज उठाना सांसद का अधिकार है, उसी अधिकार के तहत मैंने ये कार्य किया है। तो स्पीकर को अपनी शिकायत एक तरीके से कह दीजिए चिट्ठी के माध्यम से लिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पूरे बयान का पैराग्राफ और पूरा अंश हटाना उनको पसंद नहीं आ रहा है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर ओवैसी इस वक्त बोल रहे हैं। मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए, और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां
के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट ओवैसी साहब आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक कृपया आप लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहाँ मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। ओवैसी साहब जब भी कोई बात नहीं सर आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर मैं ये बोल रहा था जवाबदेही है अरे नहीं मंत्री इससे बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द ये सब ठीक। अच्छा दर्द हुआ, चलिए दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस एंड आई वुड लाइक टू टेल द अपोजिशन पार्टीज दिस इज नॉट अ मॉरल विक्ट्री फॉर यू, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरिज्म। एवरीवन शुड कंटेम्पलेट एंड डू इंट्रोस्पेक्शन. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालिश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर मेरा टाइम है, कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को तीनों स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसको आपने बजट कम कर दिया सर। बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है सर। आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर? सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये
संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है। सर, आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूँ, लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान